15 दिसंबर 2025 को एग्जाम हुआ है। आरपीएससी का पेपर है ये, आरपीएससी, ठीक है, आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग इसका एग्जाम करवाता है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का। इकोनॉमिक्स के वहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो ये पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 का हम लोग सॉल्यूशन आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? क्यों भाई, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दो हमें। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? क्यों भाई, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? सर। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है कि नहीं? जूम कर दिया है, ओके। साल नहीं दिख रहा है ना? हाँ हाँ। अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स का सबसे अच्छा अपने भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है तो राजस्थान में। राजस्थान में एक लेवल है, राजस्थान का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स अच्छे लेवल की वहां पूछी जाती है। तो आइए हम लोग शुरू पीजीटी भी बहुत बढ़िया पेपर बनाते हैं वो लोग। वो तो है ही है, राजस्थान में सारे एग्जाम अच्छे होते हैं वहाँ। अपने यूपी मध्य प्रदेश में ही थोड़ा सा, यूपी में तो और गया गुजरा पेपर होता है। गुड, वेरी गुड जया। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट पर प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग और इसका आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है पहला सामान्य संतुलन मॉडल वालरस द्वारा 1874 में प्रस्तुत किया गया। वालरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वालरा ने अपना जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल दिया था। जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल कब दिया था वालरा ने? कब दिया था भाई? 1874 में दिया था। क्यों भाई, 1874 में दिया था कि 1884? 1874 में दिया। कब दिया था? 1874 में। और इस ऑप्शन में दिया हुआ है 1884। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी जो वालरा थे वो अपना मॉडल कब दिए थे? वो अपना मॉडल जो है 1884 में दिए थे, न कि 1874 में दिए थे, न कि 1884 में, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अर्थव्यवस्था उत्पादन के सामान्य संतुलन में होती है जब वह अपने उत्पादन प्रसंविदा वक्र पर होती है। बिल्कुल, संतुलन कहाँ पाया जाता है? उत्पादन के संदर्भ में हमने संतुलन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाया होगा हमने। वहां पे मैंने आपको प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट करो, प्रोडक्ट उत्पादन के संदर्भ में प्रसंविदा वक्र या कॉन्ट्रैक्ट करो पढ़ाया था। यानी एक अर्थव्यवस्था उत्पादन के संदर्भ में सामान्य संतुलन कहाँ होता है उसका? उत्पादन प्रसंविदा वक्र पर, यानी प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट करो। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि पैरेटो अनुकूलतम की दशाएं उत्पादन व विनिमय के सामान्य संतुलन की दशाएं ही होती हैं। बिल्कुल, यानी जो पैरेटो अनुकूलतम की जो दशाएं हैं, पैरेटो अनुकूलतम की कौन कौन सी दशाएं हैं भाई? प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कंजप्शन एफिशिएंसी और प्रोडक्ट मिक्स वाली, यही दशाएं हैं ना। तो ये सामान्य संतुलन की भी दशाएं हो, दोनों हैं। तो जो सेकंड और आपका थर्ड स्टेटमेंट है, यानी बी और सी स्टेटमेंट क्या है? सही है, केवल ए गलत है, बी और सी सही है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी सी, यानी थर्ड आंसर करेक्ट है। थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं? अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन,
बर्गसन और सैमुअल्सन का सामाजिक कल्याण फलन से संदर्भ में ये क्वेश्चन है। पहला इसमें स्टेटमेंट है कि जो बर्गसन और सैमुअल्सन का जो सामाजिक कल्याण फलन था उसके संदर्भ में यह स्पष्ट मूल्यगत निर्णयों पर आधारित है। बिल्कुल, जो बर्गसन और सैमुअल्सन का सामाजिक कल्याण फलन है या सामाजिक कल्याण मानदंड था वो स्पष्ट मूल्यगत निर्णयों पर आधारित था, यानी एक्सप्लिसिट वैल्यू जजमेंट पर आधारित था। यानी सबको ध्यान में रख करके सबके लिए क्या अच्छा है, उनकी उपयोगिता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके आधार पर जो है निर्णय लिया जाता था कि समाज का कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना। और उपयोगिता की अंतर्वैयिक तुलना को क्रमवाचक रूप में सम्मिलित करता है। यानी जो बर्गसन सैमुअल्सन जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं ऑर्डिनल बेस्ड थी। जैसे हम लोगों ने यूटिलिटी में दो चीजें पढ़ी थी ना, क्रमवाचक और गणनावाचक। तो जैसे पैरेटो के पहले जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स थी, जैसे कार्डिनलिस्ट अप्रोच भी हमने आप लोगों को पढ़ाया था वेलफेयर की, जो कार्डिनल अप्रोच पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने डीएमयू का सहारा लिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके आधार पर सामाजिक कल्याण को डिफाइन किया था। लेकिन जो पैरेटो के बाद अर्थशास्त्री आए, पैरेटो, कार्डर हिक्स और बर्गसन सैमुअल्सन, ये सब ऑर्डिनल थ्योरी पर अपनी सोशल वेलफेयर थ्योरी को बताया है। ठीक है ना। तो ये क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित थी बर्गसन और सैमुअल्सन की सामाजिक कल्याण पर, क्योंकि अंतरवैयक्तिक तुलना, यानी अंतरवैयक्तिक तुलना मतलब हर इंटरपर्सनल कंपैरिजन को आधार मानते थे। इंटरपर्सनल यानी तुलनात्मक जो है स्टडी करके निर्धारित किया जाता था कि सामाजिक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पूर्ण रूप से समाज में, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मतलब नेट फॉर्म में अगर शुद्ध रूप से अगर उनको कल्याण हो रहा है, भले ही किसी का एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे का लाभ हो रहा है, तो शुद्ध रूप से अगर लाभ हो रहा है उसको कंपनसेट करने के बाद भी, तो उसको हम सामाजिक कल्याण बोलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यह विशेष अनुकूलतम हल प्राप्त करने के लिए विशेष मूल्यगत निर्णय, विशेष शब्द का उपयोग जो है गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। यह फलन व्यक्तियों के कल्याण के विभिन्न आर्थिक और गैर आर्थिक घटकों को सम्मिलित करता है, नहीं, ऐसा नहीं। यह फलन क्या करता है, हम कैसे सोशल वेलफेयर फंक्शन कैसे बनता है कि सभी व्यक्तियों की उपयोगिता का जब हम फंक्शन ले लेते हैं तो उसको हम सोशल वेलफेयर फंक्शन कहते हैं, बर्गसन सैमुअल्सन का। तो यहाँ पे आर्थिक और गैर आर्थिक घटकों को सम्मिलित करता है, ये गलत है। ठीक है। तो बी और सी स्टेटमेंट गलत है। सही कौन सा है, ए वाला। तो केवल ए जो है आंसर करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं भाई? क्यों भाई, क्लियर है कि नहीं? ना क्लियर हो तो फिर से पूछिए। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है 2025 का, 15 दिसंबर 2025 को एग्जाम हुआ है, उसी का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन सभी को दिख रहा है कि नहीं भाई? जल्दी जल्दी बता दो एक बार। तीसरा क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तीसरा क्वेश्चन बोलो भाई। तीसरा क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? काजोल? हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, खेल सिद्धांत में पे ऑफ तालिका का वर्णन कीजिए। पे ऑफ तालिका यानी अ पे ऑफ टेबल इन अ गेम थ्योरी डिस्क्राइब। पे ऑफ टेबल गेम थ्योरी में क्या बताती है भाई? हाँ, पे ऑफ टेबल हम लोग गेम थ्योरी पढ़े हुए हैं। गेम थ्योरी में, खेल सिद्धांत में जो पे ऑफ टेबल होती है वो क्या बताती है? दो या दो से अधिक खिलाड़ियों के बीच में रणनीति कौन सी रची जा रही है और उनका प्रतिफल क्या है। ठीक है ना, यही बताता है ना। नहीं दिखाई दे रहा है क्लियर। तो अभी तक क्या पूछ रहे थे, उर्दू में पूछ रहे थे?
भाई यही आपसे पूछ रहे थे ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप अभी बोल रहे हो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा सिंसियरली काम करिए। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है जया? गुड। तो खेल सिद्धांत में पे ऑफ तालिका क्या वर्णन बताती है? पे ऑफ टेबल खेल सिद्धांत में क्या बताता है? पहला ऑप्शन है, दो और इससे अधिक खिलाड़ियों के बीच कीमत युद्ध की स्थिति में उपभोक्ताओं पर प्रभाव। नहीं, पे ऑफ तालिका ये नहीं बताती। दूसरा ऑप्शन है, दो और इससे अधिक खिलाड़ियों के बीच कीमत युद्ध, प्राइस वार को नहीं दिखाता पे ऑफ तालिका, ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा ऑप्शन है, दो या दो से अधिक खिलाड़ियों के बीच खेल में रणनीतियों और प्रतिफल को दिखाती है पे ऑफ तालिका, तो एकदम सही है। जो पे ऑफ टेबल होती है खेल सिद्धांत में, वो दो या दो से अधिक खिलाड़ियों के बीच खेल में जो स्ट्रेटजी लगाई जाती है, जो उनका पे ऑफ होता है, जो उनका रिटर्न्स होता है, उसको दिखाती है पे ऑफ टेबल, उसका वर्णन करती है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट है। गुड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में प्रमुख बाधाएं निम्न में से कौन सी हैं? अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में बाधाएं क्या हैं? सामाजिक कल्याण कब प्राप्त होता है? जब परफेक्ट कंपटीशन हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, प्राइवेट गुड्स हो, ठीक है, इन सभी सिचुएशन में अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है। पब्लिक गुड में सार्वजनिक कल्याण अधिकतम नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना। मार्केट फेलियर कब होता है? मार्केट फेल की सिचुएशन हमने पढ़ी थी ना, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, असममित सूचना, सार्वजनिक वस्तु, वाह्यताएं, मोनोपोली, ये सब क्या है? ये सब मार्केट बाजार के फेल होने के कारण है। जहां पर बाजार फेल हो जाए वहां पर सामाजिक कल्याण अधिकतम नहीं हो सकता। तो वही सारी सिचुएशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो पहला ऑप्शन है एकाधिकार या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता की उपस्थिति, इसमें सामाजिक कल्याण अधिकतम नहीं होता है, तो पहला गलत है। दूसरा, वाह्यताओं की अनुपस्थिति, हाँ अनुपस्थिति दिया हुआ है, यानी एक्सटर्नालिटी, ऐसा बाजार जिसमें एक्सटर्नालिटी न पाई जाए, वाह्यताएं न पाई जाए, तो ये सही है, सेकंड वाला सही है। सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग, ये गलत है। सार्वजनिक वस्तुओं के केस में सामाजिक कल्याण अधिकतम नहीं होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें फ्री राइडर की समस्या हो जाती है। सार्वजनिक अगर चीज है तो लोग उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। अगर एक आदमी को सोचता है कि फ्री मिल रहा है, तो भेड़िया दशांग की तरह सब लोग कूद पड़ते हैं, फ्री है फ्री है फ्री है, तो उसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो सामाजिक कल्याण उसमें अधिकतम नहीं हो पाता। ठीक है, जबरन सरकार को उस वस्तु की सप्लाई रोकनी पड़ती है, और ये एग्जाम्पल भी है चीजें। पूर्ण जानकारी का अभाव, क्यों भाई पूर्ण जानकारी का अभाव? तो पूर्ण जानकारी का अभाव, पूर्ण जानकारी का अभाव यानी परफेक्ट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी बाधाएं हो सकती हैं, तो ये भी सही है। तो देखो इसमें क्या पूछा है, प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं? तो एक तो एकाधिकार बाधा है, ठीक है, एक सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग भी बाधा है, ठीक है, पूर्ण जानकारी का अभाव भी बाधा है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है बायर और सेलर की, तो यहाँ पे केवल एक को छोड़ करके बाकी प्रमुख बाधाएं हैं अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने में। कौन सी एक को छोड़ करके? वाह्यताओं की अनुपस्थिति। अगर बाजार में वाह्यताएं नहीं हैं तो अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसमें बाधा पूछा है, तो बाधा कौन कौन सी है? मोनोपोली, सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग, अपूर्ण जानकारी का अभाव। तो 1 3 4, 1 3 4 यानी सेकेंड आंसर करेक्ट है, सेकेंड आंसर करेक्ट है इसका, 1 3 4। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है? सभी लोग बताओ जरा फटाफट। हाँ अब असली देखो क्वेश्चन आ रहा है।
असली क्वेश्चन पढ़िए 5वां क्वेश्चन, कैदियों की दुविधा समस्या प्रतिबिंबित करती है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैदियों की दुविधा समस्या प्रतिबिंबित करती है, यानी प्रिजनर्स डेलिमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। प्रिजनर्स डेलिमा, कैदियों की दुविधा। कैदियों की दुविधा जो खेल है वो उस केस में क्या होता है? ऑप्शन है, दुई व्यक्ति, स्थिर राशि, शुद्ध रणनीति खेल है। 2 पर्सन, कांस्टेंट सम, प्योर स्ट्रेटजी गेम है। क्यों भाई? 2 पर्सन है वो तो ठीक है, कांस्टेंट सम हो। ये मिश्रित वाली है सर, द्वि व्यक्ति स्थिर राशि मिश्रित रणनीति। अब भाई ये बताइए, जैसे दो चोर पकड़े गए, क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बता रहे हो क्या अवधेश? नहीं सर, बता नहीं रहा, पूछ रहा हूँ सर मैं तो। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, फिर आप पूछिए जो डाउट हो तो है। तो पहला ऑप्शन है बेटा, प्रिजनर डेलिमा क्या बताता है? पहला ऑप्शन है, दुई व्यक्ति, स्थिर राशि, अशुद्ध रणनीतिक खेल। ये कहाँ एक कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगना चाहिए, ठीक है। यानी जो कैदियों की दुविधा जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो किस केस में लागू होता है कह रहा है। उसमें 2 व्यक्ति होते हैं, सही है, पहला तो सही है, 2 व्यक्ति सही है। स्थिर राशि, अब भाई 2 व्यक्ति हैं, अब उनके पास 2 ऑप्शन है, 2 चोर हैं, पकड़े गए हैं, पुलिस को सस्पेंस है कि ये साले चोरी करके बैंक में डकैती करके भागे हुए। कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर एक ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम चोरी डकैती मारे हैं तो उसको 10 साल की सजा होगी। पुलिस कह रहे तुमको छोड़ देंगे, तुम कन्फेस कर लोगे तो 0 साल, एक्सेप्ट कर लेगा तो 10 साल। लेकिन वही दूसरा, दोनों का इंटरोगेशन अलग अलग हो रहा है, अलग अलग कमरे में, दोनों को एक साथ नहीं बैठाया गया है। तो क्या जरूरी है क्या कि दोनों का जो प्रतिफल हो, जो सजा काटने की जो अंक हम लेंगे, क्या दोनों का सम कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट सम होगा? जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग हो सकता है ना सर। तो पुलिस है उनको अलग अलग लालच देगी ना, सम कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं, तो स्थिर राशि हो ये जरूरी नहीं है। प्योर स्ट्रेटजी तो होगी, पर स्थिर राशि होगी ये गलत है, तो पहला गलत है। दूसरा, दूसरा क्या है? दुई व्यक्ति, स्थिरेतर राशि, सहयोगी खेल। सहयोगी खेल नहीं होता। अब भैया दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाया गया है ना, तो अलग अलग कमरे में तो कॉपरेट कहां से करेंगे, वो सहयोग कहां से करेंगे एक दूसरे की, तो सहयोगी नहीं हो सकती, ठीक है। स्थिरेतर राशि नहीं होती, स्थिरेतर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कांस्टेंट, तो नॉन कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ स्थिर राशि लिखा था, यहाँ स्थिरेतर राशि लिखा है, यानी नॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता। तो दुई व्यक्ति स्थिरेतर राशि सही है, बल्कि सहयोगी खेल होता है ये गलत है। कैदियों की दुविधा जो प्रिजनर डेलिमा होती है वो सहयोगी नहीं होती। दोनों कैदियों को अलग अलग कमरे में बुला करके पुलिस जो है इंटरोगेशन करती है। दोनों कैदियों को ये नहीं पता है कि हमसे क्या पूछेंगे उनसे क्या पूछेंगे, तो एक दूसरे का सहयोग कैसे करेंगे। तो सहयोगी प्रिजनर डेलिमा का जो समस्या होती है सहयोगी खेल पर आधारित नहीं होती। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा आ जाइए, दुई व्यक्ति स्थिर राशि फिर दे दिया है, तो तीसरा भी गलत, स्थिर राशि नहीं होती। दुई व्यक्ति स्थिरेतर राशि असहयोगी खेल, फोर्थ एक दिन एकदम करेक्ट है। यानी जो प्रिजनर्स डेलिमा की जो समस्या होती है उसमें 2 व्यक्ति होते हैं, नॉन कांस्टेंट सम होता है, स्थिरेतर राशि होती है यानी अस्थिर राशि होती है, ठीक है, और असहयोगी खेल होता है यानी नॉन कोऑपरेटिव गेम होता है। दोनों कैदियों आपस में सहयोग नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, है भाई, क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन दिख रहा है ना, अच्छा क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन।
ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। हाँ, नेट के क्वेश्चन है और सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ये जो जो मैंने पढ़ाया एकदम सेम वही आ रहा है। ठीक है, बट ये है रिवीजन करने की जरूरत है। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए। छठवां क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों पर सही उत्तर बताइए। तो पहला ऑप्शन है असममित सूचना के छिपी हुई क्रिया मॉडल यानी हिडन एक्शन मॉडल को नैतिक जोखिम मॉडल भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में यानी असममित जो समस्या है, असममित मार्केट फेलियर का ये पार्ट है, बाजार विफलता का ये पार्ट है असममित सूचना। असममित सूचना में दो मॉडल पढ़ते हैं हम लोग। दो मॉडल मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं। एक है एडवर्स सिलेक्शन जिसको बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन, और दूसरा मोरल हेजर्ड। मोरल हेजर्ड यानी नैतिक जोखिम जिसको बोलते हैं, नैतिक जोखिम मॉडल पढ़ते हैं। और एक एडवर्स सिलेक्शन मॉडल यानी प्रतिकूल चयन मॉडल। ये दोनों इसी में आते हैं। तो प्रतिकूल चयन को हिडन टाइप मॉडल बोलते हैं। जो प्रतिकूल चयन होता है ये हिडन इंफॉर्मेशन पर आधारित है। हिडन इंफॉर्मेशन यानी छिपी सूचना पर, छिपी सूचना या छिपी प्रकार का ये मॉडल होता है प्रतिकूल चयन। लेकिन जो मोरल हेजर्ड होता है, जो नैतिक जोखिम मॉडल होता है, ये हिडन एक्शन पर आधारित, ये हिडन इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है और ये हिडन एक्शन पर आधारित होता है। दोनों में अंतर है। जो एडवर्स सिलेक्शन मॉडल होता है, जो प्रतिकूल चयन मॉडल होता है, वो हिडन इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है, छिपी हुई सूचना पर आधारित होता है। जो एजेंट होता है, जो जो कार लेने वाला होता है या जो एजेंट होता है, वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता कार के बारे में कि कार ऐसी है, कार ऐसी है। तो हिडन इंफॉर्मेशन रखता है एडवर्स सिलेक्शन में, यानी एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है। अनैतिक जोखिम वाले में क्या होता है? हिडन एक्शन होता है। जैसे आप ही लोग हो, इंश्योरेंस लिए हो, हेल्थ इंश्योरेंस, तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस ले लिए, अब आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने कुछ इधर उधर खा लिया या किसी कार का ही इंश्योरेंस मान लो ले लिया। ठीक है, कार का इंश्योरेंस ले लिया। अब कार में मान लो थोड़ी बहुत आपने कहीं चलाई कार, थोड़ी बहुत जो है उसमें चीजें हो गई, टूट फूट हो गई। आप जो है जाए कार को पूरा बदलवाने के लिए आपने गया और भिड़ा दिया, कहीं जानबूझ के भिड़ा दिया। तो ये हिडन एक्शन दिखा रहा है ना। आपने वहां जाके तो झूठ बोला, भिड़ गई, बहुत तेज एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जहां आप इंश्योरेंस वाले से ये थोड़ी बताया कि हमने जानबूझ के भिड़ गई या हमसे भिड़ गया या हमने और तोड़ फोड़ कर दी है। तो आपके एक्शन हिडन है ना, उनको नहीं पता है कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो मोरल नैतिक वाले में क्या होता है? हिडन एक्शन होता है। और एडो प्रतिकूल चयन वाले में क्या होता है? हिडन टाइप या हिडन इंफॉर्मेशन होता है। बस इसी से क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो आइए पढ़ते हैं। असममित सूचना के छिपी हुई क्रिया मॉडल यानी हिडन एक्शन मॉडल, प्रतिकूल चयन मॉडल को नैतिक जोखिम मॉडल भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। तो हिडन एक्शन, मोरल वाले में हिडन एक्शन होता है। ठीक है, इसको मोरल हेजर्ड बोलते हैं। तो एकदम सही है। ठीक, तो पहला सही है। दूसरा, असममित सूचना के लिए दिए गए प्रकार के मॉडल को, हिडन टाइप मॉडल को प्रतिकूल चयन मॉडल भी कहते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने कहा ना हिडन इंफॉर्मेशन या हिडन टाइप मॉडल को प्रतिकूल चयन मॉडल भी कहते हैं। तो बी वाला भी सही है। तीसरा, छिपी हुई क्रिया मॉडल में अनुबंध करते समय एजेंट की निजी सूचना उसे बेहतर स्थिति में रखती है। नहीं, हिडन एक्शन मॉडल में अगर अनुबंध, पहली बात तो अनुबंध करते समय एजेंट की निजी सूचना देता ही नहीं, ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। देखो अभी मैं फिर से इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो वहां पे डिटेल में चलेंगे। ये जो आपका हिडन एक्शन मॉडल होता है, हिडन एक्शन मतलब जो मोरल हेजर्ड होता है, और जो एडवर्स सिलेक्शन होता है, जो प्रतिकूल चयन मॉडल होता है, जो नैतिक जोखिम मॉडल होता है। प्रतिकूल चयन प्री कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, यानी प्री कॉन्ट्रेक्चुअल, अनुबंध के पहले। और मोरल हेजर्ड क्या होता है?
वो पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, अनुबंध के बाद। तो अनुबंध करते समय दिया है ना, तो भाई मोरल हेजर्ड में अनुबंध करते समय नहीं होता है, ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। तो सी वाला गलत है। तो ए बी करेक्ट है, ए बी करेक्ट है, इसमें केवल ए बी सही है। ठीक है, समझ में आया? क्यों भाई, क्लियर है? चलें आगे। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है, पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण सिद्धांत को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है भाई? उसको औसत लागत मूल्य निर्धारण सिद्धांत भी कहते हैं। यानी फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी से क्वेश्चन है। फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी किसने दिया था? हॉल एंड हिच ने दिया था। हॉल एंड हिच ने दिया था। फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी किसने दिया था? हॉल एंड हिच। तो फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी को यानी पूर्ण लागत सिद्धांत मूल्य निर्धारण सिद्धांत को औसत लागत मूल्य निर्धारण सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, लागत प्लस मूल्य निर्धारण सिद्धांत भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। मार्कअप मूल्य निर्धारण सिद्धांत भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। सीमांत लागत मूल्य निर्धारण सिद्धांत कहते हैं, गलत है। तो ऊपर के तीनों सही हैं, यानी 1 2 3 आर करेक्ट, यानी थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो जिनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, यूपी में है, एमपी में है, तो राजस्थान का पेपर जरूर सॉल्व किया करो। राजस्थान के पेपर सॉल्व करने से आपका बूस्टअप होगा नॉलेज, कुछ नई चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, देखो नॉलेज कैसे बढ़ता है, नॉलेज ऐसे ही बढ़ता है। आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ नई चीजें मिलेंगी, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, रिवीजन होगा आपको, कुछ और चीजें आपको समझ में आएंगी जो पहले कम आई थी। तो इससे मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करें। ठीक है, तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। आठवां अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, नए इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है, नए संतुलन जिसको बोलते हैं। नए संतुलन क्या होता है भाई? एक खिलाड़ी की रणनीति सर्वोत्तम होती है, चाहे अन्य खिलाड़ी की किसी भी रणनीति को अपनाए। तो इस तरह की रणनीति को क्या बोलते हैं? क्यों भाई, नए संतुलन क्या होता है? नए संतुलन क्या ये होता है? पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्यों भाई, आप लोग जरा बताइए दिमाग से कि एक खिलाड़ी की रणनीति सर्वोत्तम तब होती है चाहे अन्य खिलाड़ी किसी भी रणनीति को अपनाए, उसका वो सर्वोत्तम है जो अपनाया है उसे। सर जी, इसको नए एक व्यक्ति सफल होगा, संतुलन, दूसरा अगर अपनी रणनीति ना बदले, अगर दूसरा बदल लेगा तो नहीं सफल होगा। नहीं तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट आप बताइए ना, सही है कि नहीं है? वो नए इक्विलिब्रियम को दिखा रही है कि नहीं? पहला स्टेटमेंट ये पहले बताइए। क्यों भाई, सब लोग बताओ जरा, शालिनी, जया, रूपम, काजोल, बताइए आप लोग, अवधेश जी, पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? नए स्ट्रेटजी है कि नहीं? वो नहीं है, गलत है, नहीं है, नहीं है। हाँ। इसको, इस तरह की स्ट्रेटजी को जानते हो क्या बोलते हैं? डोमिनेंट स्ट्रेटजी। दिस इज डोमिनेंट स्ट्रेटजी, डोमिनेंट स्ट्रेटजी, दिस इज डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, इसको डोमिनेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं। यानी अन्य खिलाड़ी चाहे जो भी रणनीति अपनाए, आपकी जो रणनीति है वो सर्वोत्तम है, यानी डोमिनेंट आप कर रहे हो। लेकिन नए स्ट्रेटजी क्या होती है, नए संतुलन क्या होता है कि अदर खिलाड़ी की स्थिति दी हुई होने पर आपके लिए बेस्ट क्या है। अन्य खिलाड़ी की स्ट्रेटजी दी हुई होने पर आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? दैट इज द नाइस इक्विलिब्रियम। आपके लिए बेस्ट क्या है? और फिर आपकी भी बेस्ट वो स्ट्रेटजी दी हुई है, तो दूसरे के लिए बेस्ट क्या है? आप डेविएट ना करो, तब वो नाइस इक्विलिब्रियम होता है।
यहां पर तो वो क्या कह रहा है कि एक खिलाड़ी की रणनीति सर्वोत्तम होती है चाहे अन्य खिलाड़ी कोई भी रणनीति अपनाए, ऐसा नहीं है। अन्य खिलाड़ी की रणनीति दिए हुए होने पर एक खिलाड़ी की अगर रणनीति सर्वोत्तम है तो उसको नैस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कोई भी रणनीति अपनाए तो उसको डोमिनेंट बोलेंगे, ठीक है ना, उसको नैस नहीं बोलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। इसे गैर सहकारी खेल भी कहते हैं। क्या नए इक्विलिब्रियम में दोनों खिलाड़ी जो दोनों प्लेयर होते हैं वो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, मतलब नॉन कोऑपरेटिव, नए संतुलन को नॉन कोऑपरेटिव गेम भी कहते हैं क्या? क्यों भाई, वर्डिंग पे जाना है, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नए इक्विलिब्रियम को नॉन कोऑपरेटिव गेम भी कहते हैं, गैर सहकारी खेल भी कहते हैं? नहीं, गैर सहकारी खेल में नए इक्विलिब्रियम होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन नए संतुलन को गैर सहकारी खेल भी कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, गलत। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गैर सहकारी खेल में क्या नए इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं होता, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन नए इक्विलिब्रियम को गैर सहकारी खेल कहते हैं, ये गलत है, ये नहीं होता। ठीक है ना, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, यानी न तो वन न तो ही सेकंड सत्य है, यानी फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन आप लोग जल्दी इसका आंसर बताइए फटाफट पढ़ के। वेवलेन प्रभाव क्या दिखाता है, स्नॉब प्रभाव क्या दिखाता है, वैंडवैगन प्रभाव क्या दिखाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या दिखाता है? जल्दी से मिलान करिए और इसका आंसर बताइए। 1 2 3 4 5 किसका आंसर सही है? बोलो भाई, 2 मिनट दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। सभी लोग आंसर बताना है, एक लोग नहीं, सभी लोग आंसर बताओ। 4, रूपम का 4 जी है। दो और दो सभी दो लोग, नंबर वाला विकल्प है सही सर। अच्छा 2 नंबर वाला, चलो 2 नंबर वाला, जिसका गलत होगा ना उसको मार पड़ेगी आज। शालिनी तुम बताओ, जया, सभी लोग बताओ भाई जल्दी जल्दी फटाफट। रूपम, काजोल और अवधेश ने आंसर बता दिया है, 4 4 और अवधेश का 2। अवधेश ने तो एकदम हट के आंसर दिया, एकदम चौका मार दिया है। चलो भाई, छक्का कौन मारेगा? शालिनी तुम्हारा आंसर क्या है, क्या है आंसर इसका? वेवलेन प्रभाव क्या है, स्नॉप प्रभाव क्या है, बैंडवैगन प्रभाव क्या है? 4, इनका भी 4 आंसर है। अवधेश एकदम अलग ही रास्ते पे बढ़ रहा है। जया तुम्हारा आंसर क्या है, जल्दी बताओ। हम्म, वाइबलन प्रभाव क्या दिखाता है, दिखावटी उपभोग। वाइबलन प्रभाव क्या दिखाता है, दिखावटी उपभोग। स्नॉब प्रभाव क्या होता है भाई? स्नॉब प्रभाव क्या दिखाता है, ऋणात्मक वाह्यता को, ऋणात्मक चाल बहिर्भाव को या ऋणात्मक वाह्यता को। वैंडवैगन प्रभाव क्या दिखाता है, धनात्मक। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या दिखाता है, वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन। तो अब आप लोग जोड़ लो, किसमें कही है अवधेश, दूसरे में है ये है? ये तो बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, कैसे गलत कर सकते हो? फोर्थ जो है करेक्ट आंसर है इसका। सर जी बैड वैगन इफेक्ट दिखावटी उपभोग दिखाता है ना? नहीं नहीं नहीं, वैंडवैगन इफेक्ट दिखावटी दिखाता है, बट वेवलन इफेक्ट दिखावटी उपभोग यहाँ होगा। वैंडवैगन इफेक्ट को मैंने बताया है आप लोगों को, धनात्मक
वाह्यता भी बोलते हैं, या धनात्मक जाल बहिर्भाव भी बोलते हैं उसको। ठीक है, जहां पे सब चलेंगे, जहां भीड़ चलेगी। वैन इफेक्ट क्या है? जहां भीड़ वहीं हम, यानी जो सब यूज करेंगे वही हम यूज करेंगे। दिखावटी उपभोग वो नहीं होता जहां सब चलें, सबसे हट करके चलना है हमें। दिखावटी उपभोग जानते हो क्या होता है? दिखावटी उपभोग क्या बोलते हैं उसको? जैसे डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते आपके हैं सर उसे। हाँ, जैसे आपके पास कार नहीं है, पड़ोसी कार ले लिया है, बड़ी BMW लेके घूम रहा है, उसको बोलते हैं दिखावटी। मतलब एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। दिखावटी उपभोग उसको बोलते हैं, यानी बड़ी से बड़ी चीज, यानी महंगी से महंगी चीज वो खरीद रहा है क्योंकि उसको दूसरों से अलग दिखना है। ठीक है, आप महंगी चीज क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि उसका दाम अधिक है, आप दूसरों से अपने आप को अलग दिखाना चाहते हो, इसलिए उसकी मांग कर रहे हो। ठीक है, तो कीमत ज्यादा है इसलिए उसकी ज्यादा मांग है, इसलिए नहीं, क्योंकि आपको दूसरों से अलग दिखना है, आपको हाई प्रोफाइल चीजें ज्यादा करने में पसंद आता है। ठीक है ना, तो वेबलन प्रभाव वो होता है। लेकिन बैंडवैगन इफेक्ट में जरूरी नहीं है कि वो महंगी ही चीज हो। बैंडवैगन और वेबलन में अंतर है। बैंडवैगन में क्या होता है, जो सब करेंगे वो हम करेंगे। अब जो सब कर रहे हैं इसका मतलब वो थोड़ी दिखावटी थोड़ी हो सकती है। जैसे आजकल फूले फूले पैंट शर्ट का बहुत जमाना चल गया है, पता है आप लोगों को? एक जमाना था कि लड़के थी चाहे लड़कियां, लड़कियां भी थी, लड़कियां तो आज भी, लड़कियां देखो एकदम कसे कसे पैंट पहनती थी, जीन्स पहनती थी। आजकल देखो यार, बोरा जैसे पैंट आ गए हैं, दोनों पैर तो एक ही में जा सकते हैं आजकल, ऐसे ऐसे पैंट आ गए हैं। तो जमाना देखो, तो अब सब लोग वही पहन रहे हैं। मॉल वॉल में जाइए, आज जूडियो वूडियो में जाइए, साले लूट रहे हैं जूडियो वाले। जूडियो में जाइए आप, वो झोला तरीके के पैंट रखे हुए हैं, वहीं जाइए खरीदिए पहनिए। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंड वैगन प्रभाव। अरे जो भी बोलते हैं यार, हमें तो समझ ही नहीं आता। हम भी ले लिए हैं तो पता है, हम भी पहन रहे हैं, अब क्या करें। अब भाई सबके साथ तो चलना पड़ेगा ना, नहीं तो सोच सोच बेवकूफ है, इसको कुछ आता ही नहीं, इसको सर पहनना जी ही वो नहीं। तो सब समझ में आता है, लेकिन फटी जीन्स वाला बात नहीं समझ में आती है, क्यों फाड़ते। अब देखिए किसी दिन उससे चर्चा होगी, फटी जीन्स क्या हो सकता है। हो गया सब, देखो फैशन है। जैसे क्या होता है, घुटने नेक पे वो मतलब घुटने पे फट्टी रहती है ना, तो बैठने में आसानी रहती है। अभी कपिल शर्मा के शो में कोई एक आया, घुटने पे फटी हुई थी, कपिल शर्मा को फाड़ के आए हो क्या? तो फैशन है, क्या कर सकता है आदमी। और हीरो हीरोइंस को तो भाई चलना पड़ेगा ना ट्रेंड के साथ, वही तो ट्रेंड सेटर हैं। वो ट्रेंड सेट करते हैं, फॉलो करते हैं हम लोग, बेवकूफ हम ही लोग हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th। हम्म 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। रिकार्डियन सिद्धांत के अनुसार लगान उत्पन्न होने का कारण क्या है? रिकार्डो ने लगान के उत्पन्न होने का कारण क्या बताया था? बोलो भाई। लगान के उत्पन्न होने का कारण रिकार्डो के अनुसार क्या था? सभी भूमि पर उत्पादन की लागत एक समान है, ऐसी। भूमि की उर्वरता में अंतर के आधार पर बताया था सर। बिल्कुल। विभिन्न भूखंड की स्थिति और उर्वरता में अंतर होने के कारण लगान उत्पन्न होता है, एज पर रिकार्डो। रिकार्डो के अनुसार भूमि पर लगान क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि विभिन्न भूमि के विभिन्न भूखंडों पर उर्वरता में अंतर है, फर्टिलिटी में डिफरेंसेज हैं, इसलिए लगान उत्पन्न होता है, एज पर रिकार्डो। तो सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन है, वह रेखा चित्र जिसका उपयोग कुशलता की स्थितियों का वर्णन करता है, यानी ऐसा डायग्राम जिसका उपयोग हम कुशलता की स्थितियों का वर्णन करने के लिए करते हैं, और वह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार कुछ वस्तुओं और संसाधनों का आवंटन विनिमय के माध्यम से सुधारा जा सकता है। वह डायग्राम क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र, सामाजिक उत्पादन उदासीनता संभावना वक्र, वक्र सर।
एजवर्थ बॉक्स रेखा चित्र, उपयोगिता संभावना वक्र, अनुत्तरित प्रश्न। जल्दी बताइए, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम को दिखाता है, ठीक है ना। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम, आप लोग एजवर्थ बॉक्स पढ़ते हो ना। एजवर्थ बॉक्स में यहाँ लेबर और कैपिटल लेते हैं ना, क्यों भाई, लेते हैं कि नहीं, या एक्स वाई लेते हैं, शायद एक्स वाई लेते हैं ना, एक्स गुड वाई गुड, बोलो भाई। एजवर्थ बॉक्स यहाँ पे यक्स ए वस्तु का लेते हैं, ए व्यक्ति का तटस्थता वक्र बनाते हैं, यहाँ बी व्यक्ति का तटस्थता वक्र बनाते हैं, और यक्स वाई का देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना। और एजवर्थ बॉक्स में संसाधन ही तो यूज होते हैं, वस्तुओं का हम एक्सचेंज और वितरण ही तो कर रहे हैं। तो ये किस डायग्राम में दिखाते हैं, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में। तो एजवर्थ बॉक्स रेखा चित्र आंसर हो जाएगा, समझ में आया ना। इसका आंसर क्या है, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बट वही है कि दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्यों भाई, दिमाग लगाने की जरूरत है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जरा बताइए, ये हमने पढ़ा है आप लोगों को। सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, विरोधाभास के लिए बर्नौली के स्पष्टीकरण के अनुसार एक विवेकशील प्राणी का जोखिमपूर्ण और निश्चित स्थिति में निम्न में से किस कारक के आधार पर निर्णय लेता है। बर्नौली ने जो है सेंट पिट्सबर्ग पैराडॉक्स को सॉल्व किया था, और किस कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व किया था, प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज। यानी एक अतिरिक्त मुद्रा से अगर आप एक अतिरिक्त मनी खर्च करते हो तो उससे आपको एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, प्रत्याशित उपयोगिता क्या मिलेगी, इस तरह से उन्होंने सेंट पिट्सबर्ग विरोधाभास को सॉल्व किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अतिरिक्त मुद्रा से मिलने वाली प्रत्याशित उपयोगिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, 13 नंबर आप लोग जरा बताइए, दिमाग लगाइए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल इनकम से क्वेश्चन है ये। कह रहा है व्यक्तिगत उपभोग के व्यक्तिगत आय का भाग नहीं, यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात हो रही है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई की, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जिसको बोलते हैं। अब व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का कौन सा भाग नहीं है, ये पूछ रहा है। क्या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का बेरोजगारी क्षतिपूर्ति भत्ता पार्ट है, क्यों भाई, बेरोजगारी क्षतिपूर्ति भत्ता क्या पार्ट है कि नहीं है। ये पार्ट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन अलाउंस, बेरोजगारी क्षतिपूर्ति भत्ता जो मिलता है वो प्रयोज्य आय का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता क्या लगाना है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, अवितरित निगम लाभ प्रयोज्य आय का पार्ट होता है, नहीं होता है। भाई कंपनियों के द्वारा जो लाभ वितरित ही न किया गया हो लोगों को, उनकी एम्प्लॉयज को, तो उनका उपभोग प्रयोग व्यक्तिगत आय कहाँ से हो जाएगा, प्रयोज्य वो खर्चा कर ही नहीं सकते ना उसको, उनको तो मिला ही नहीं है वो। तो अवितरित निगम लाभ ये प्रयोज्य उपभोग्य व्यक्तिगत आय का भाग नहीं होता है, तो ये नहीं होता है, ठीक है। उप सहायता, उप सहायता क्या सब्सिडी जो है पार्ट है, होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का, कि नहीं होता। सब्सिडी, अगर एक इंसान को सब्सिडी मिल रही है तो प्रयोज्य आय का पार्ट है ना, लेकिन हमें क्या पता लगाना है, नहीं है, तो ये तो है पार्ट। तो पहला और तीसरा पार्ट है, चौथा को देख लेते हैं, सामाजिक सुरक्षा अंशदान। अब भाई जो लोग है, जो जो आदमी है, वो अपनी व्यय योग्य प्रयोज्य आय से जो सामाजिक सुरक्षा अंशदान दे देता है अपनी आय से, जो पर्सनल इनकम में से इसको घटाया जाता है, मतलब सामाजिक सुरक्षा अंशदान को। बहुत से लोगों को भाई सुरक्षा चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, तो अंशदान करते हैं, सोशल सिक्योरिटी अलाउंस देते हैं, ठीक है, कंपनसेशन देते हैं। तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट
नहीं होती है। तो ये सेकेंड और फोर्थ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट नहीं होते हैं, बाकी के दो 1/3 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड फोर्थ। ठीक है, 2 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। चलो भाई 14 क्वेश्चन का आंसर बताओ, 1 2 3 4 कौन सा आंसर सही है? हमने बहुत अच्छे से नेशनल इनकम आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताइए जरा आंसर इसका। राष्ट्रीय आय क्या है? जीडीपी साधन लागत पर प्लस शुद्ध उत्पादन कर, जीडीपी साधन लागत पर प्लस शुद्ध उत्पाद अप्रत्यक्ष कर, जीडीपी साधन लागत पर प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। सही, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए। क्यों भाई? जीडीपी राष्ट्रीय आय किसको बताते हैं? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी इज द नेशनल इनकम। तो एनएनपीएफसी कैसे निकालते हो? एनएनपीएफसी कैसे निकालोगे? जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी। फिर एनएनपी जीडीपी ग्रॉस से नेट आने पे क्या निकालते हो? घिसावट को घटाते हो, तो घिसावट घटा दी जाओ। अब फिर ग्रॉस से जीडीपी है ना, डोमेस्टिक से नेशनल आना है, तो विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ना पड़ेगा जीडीपी में, तो 1 का डी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 विल बी करेक्ट आंसर। 1 का डी एक ही में है, तो 1 का डी फर्स्ट में है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम बात है। ठीक है ना? चलिए 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देखिए। 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापक M2 में सम्मिलित नहीं किया जाता? M2 हमने आप लोगों को पढ़ाया है, M1 M2 M3 M4। तो M2 से क्वेश्चन है, M2 में क्या सम्मिलित नहीं होता, इसका क्वेश्चन है। M2 में मांग जमा, करेंसी और अन्य जमा सम्मिलित होता है, लेकिन पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। डाकघर बचत बैंक के पास बचत जमा, ये भी सम्मिलित होता है। बैंकों के पास समय अवधि, क्या समय जमा M2 में सम्मिलित होती है? यानी टाइम डिपॉजिट क्या पार्ट होती है M2 का? नहीं। जो बैंकों की सावधि जमाएं होती हैं वो M3 का पार्ट होती हैं, न कि M2 का। सावधि जमाएं किसकी पार्ट होती हैं? M3 का। M1 M2 का सावधि जमा में कोई लेना देना नहीं है, तो थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। 15 का आंसर क्या है? थर्ड। बैंकों की सावधि जमाओं को M2 में सम्मिलित नहीं किया जाता, M3 में सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है भाई? जल्दी बताइए, समझ में आया ना? ओके 16 क्वेश्चन देखिए। 16 क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। हिग्स के व्यापार चक्र सिद्धांत के बारे में असत्य कथन कौन सा है? हिग्स का ट्रेड साइकिल मॉडल हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें कह रहा है कौन सा असत्य है, उनके सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो हिग्स ने जो अपना मॉडल दिया था 1950 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में सिद्धांत की व्याख्या की थी। हिग्स ने अपना जो व्यापार चक्र मॉडल दिया था वो 1950 में ही दिया था, और उन्हीं की ये पुस्तक है द कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, उसी में ये दिया था मॉडल। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बट हमें ढूंढना क्या है? गलत वाला। हिग्स का सिद्धांत विकासमान अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जो कि वृद्धि की इच्छित दर से वृद्धि कर रही है, बिल्कुल सही है। हिग्स का जो व्यापार चक्र का सिद्धांत है वो बहुत सारी इकोनॉमिस्टों की थ्योरियों पर आधारित है। हिग्स ने कीन्स का भी सहारा लिया था, हिग्स ने क्लार्क का भी सहारा लिया था, हिग्स ने हायरड का भी सहारा लिया था। तो ये हायरड का जो GW था उसी पर आधारित था हिग्स का सिद्धांत, तो सेकंड भी सही है। ठीक है, हिग्स के अनुसार त्वरक और गुणक की परस्पर अंतरक्रिया से व्यापार चक्रों का निर्माण होता है, ये भी सही है। हिग्स का जो व्यापार चक्र का मॉडल था वो गुणक और त्वरक की परस्पर अंतरक्रिया पर आधारित था,
मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर की थ्योरी पर आधारित था। तो 1 2 3 करेक्ट है, बट हमें गलत ढूंढना है, तो गलत, चौथा गलत हो जाएगा, खत्म बात। 3 तो सही है, इसका मतलब चौथा गलत है। यह सिद्धांत व्यापार चक्रों की प्रकारों की व्याख्या करता है? नहीं, ये प्रकारों की व्याख्या नहीं करता, लेकिन कह रहा है किंतु मोड़ बिंदुओं की नहीं करता। इसको उल्टा लिख दिया है। अगर चौथा कब सही होता, ये ऐसे लिखता है, यह सिद्धांत व्यापार चक्रों की प्रकारों की व्याख्या नहीं करता, परंतु मोड़ बिंदुओं की व्याख्या करता है। तो ये आंसर सही हो जाता, चौथा सही होता, लेकिन ये गलत है। हिग्स ने व्यापार चक्रों की प्रकारों की व्याख्या नहीं करी थी, जो कि कह रहा है प्रकारों की व्याख्या किया था, किंतु मोड़ बिंदुओं का नहीं किया था। हिग्स ने अपने व्यापार चक्र मॉडल में मोड़ बिंदुओं का ही जिक्र किया था कि ऊपर से नीचे कैसे आएगा, नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, सीलिंग बताया था। जबकि जो है सैमुल्सन का जो ट्रेड साइकिल मॉडल था, उसमें हम लोग 5 टाइप पढ़े थे, आप लोगों को पता है ना, कांस्टेंट साइकिल, डैम्ड साइकिल है, साइकिल लेस पाथ, इस तरीके की चक्रहीन पाथ है, जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू 0.5 0.6, इस तरीके से जो वैल्यू 5 साइकिल बनती थी वो सैमुल्सन की थी। तो सैमुल्सन व्यापार चक्र के प्रकार की व्याख्या करते थे, लेकिन हिग्स मोड़ बिंदुओं की व्याख्या किए थे, जो कि चौथा ऑप्शन गलत है हिग्स के संदर्भ। तो हिग्स के संदर्भ में चौथा जो है ऑप्शन गलत हो जाए। समझ में आया? क्यों भाई, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, बोलो भाई।